हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, आज मैं उर्दू अनुवादक के हवाले से उर्दू कवायद के कुछ मारूज़ी सवालात लेकर आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले इसके 24 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ उर्दू अनुवादक के, और ये मेरा बिल्कुल एक क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है उर्दू अनुवादक के नाम से। तो अगर आप उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर इन सीरीज़ को देखिए, पार्ट वाइज देखिए। ये आज का आपका 8वां पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने करा दिया है, छठे पार्ट में करा दिया है। तो आज 8वें पार्ट में भी उसको हम आगे कराएंगे। दोस्तों ने मेरे कहा कि इसके आगे भी कराने के लिए, तो मैं करा दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं इस तरह के। और मैं उर्दू अनुवादक के हवाले से क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस के तौर पे भी बनाता हूं, और जुमले वाइज में भी मैं बनाता हूं, जिसमें कि आपको उर्दू हिंदी और इंग्लिश के जुमले होते हैं और उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप एक कॉपी और एक पेन लेके अपने साथ बैठिए, ताकि आप भी प्रैक्टिस करते चलिए और आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी किस हद तक चल रही है। तो देखते हैं सवाल नंबर 25, किस लफ्ज़ के माना बिच्छू होता है? किस लफ्ज़ के माना बिच्छू होता है? दोस्तों, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कीजिएगा। देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए में है अकरब, और बी में है कुर्बुन, और आपका सी में है अकरब, और डी में है अकरबा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा लीजिए, और फिर मैं 5 सेकंड में इसका जवाब बताऊंगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 25 का पूछा जा रहा है कि बिच्छू इस किस लफ्ज़ के माना बिच्छू होता है? तो आपका अकरब जो है ये सी में दिया हुआ, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अकरब जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू के अंदर आपके अरबी के अल्फाज भी आ जाते हैं और फ़ारसी के अल्फाज आ जाते हैं। तो आप इन तीनों ज़बानों पे अबूर हासिल करते हुए चलिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका जवाब आसानी से टिक करते हुए चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं उर्दू अनुवादक के जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि हिंदी के वर्ड्स आपको बताया जाए या इंग्लिश के भी वर्ड्स बताया जाए, जो कि मुझे लगता है ख़ास से बताया जाए। तो चूँकि ये बिच्छू जो होता है आपका उर्दू में होता है, अरबी में अकरब होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्पियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कॉर्पियन। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियन, SCORPION, ये स्कॉर्पियन कहते हैं आपका इंग्लिश में। तो आप इसे ज़रूर नोटिस कीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जैसा कि आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बताया गया है मार्च में, तो है अभी टाइम, और कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 26, फलक की जमा क्या होगी? दोस्तों, फलक की जमा क्या होगी? आपके ऑप्शंस ए में फलकें, 2 में फलकियात, और सी में अफलाक, डी में अफलकों। सवाल नंबर 26 में फलक की जमा क्या होगी? आपसे फलक की जमा पूछा जा रहा है। ए में फलकें, बी में फलकियात, सी में अफलाक, डी में अफलकों। तो दोस्तों, अगर आपको पता है तो आंसर टिक कीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मुतलक आपसे अगर किसी का जमा पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको अरबी ही जमा आपको चूज़ करना है, और अगर वहाँ पे स्पेसिफिक करके बता रहा है कि फ़लक की उर्दू जमा क्या होगी तो आपको उर्दू के जानिब रुजू करना है। लेकिन यहाँ पे मुतलक पूछा जा रहा है, तो फ़लक चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो इसकी जो जमा है 26 का अफलाक। क्या दोस्तों? अफलाक। ये आपका 26 का अफलाक, यानी सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश। क्या बोलते हैं दोस्तों? आकाश। हिंदी में इसको आकाश बोलते हैं, और आपका इसको इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। तो इसे भी आप थोड़ा बहुत ज़हन नशीन करते चलिए, ताकि आपकी तैयारी हो सके। और अगर ट्रांसलेशन में भी इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले तो आप इसे आसानी से दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 27, स्कूल क्या है? एक लफ्ज़ स्कूल है, ये स्कूल क्या है? आपके ऑप्शंस ए में इसमें ज़र्फ़, बी में इसमें आला, सी में सिफत, डी में हासिल मसदर। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। ए में इसमें ज़र्फ़, बी में इसमें आला, सी में सिफत, डी में हासिल मसदर। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियोस में कई मरतबा बताया हूँ कि इसमें ज़र्फ़ क्या है, इसमें आला क्या है, और मज़रूफ़ क्या है। इन बातों पे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में गुफ्तगू किया हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको उर्दू के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हो आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में मैंने अपना उर्दू MCQs के नाम से लिंक दे दिया, वहाँ मेरे सारे उर्दू के आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, उनको ज़रूर आप देखिए ताकि जो भी तफसील से मैं बताया हूँ वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आप आसानी से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो 27 नंबर में कहा जा रहा है कि स्कूल क्या है। आपके ऑप्शंस में इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, सिफ़त, हासिल, मस्दर। तो चूँकि स्कूल होता क्या है, स्कूल को हमको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि दूसरे लफ्ज़ में अंग्रेज़ी में एजुकेशन पॉइंट। क्या दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट यानी तालीम गाह के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ही आपके जहन में आया तालीम गाह से आप इसको रिलेट करेंगे, तालीम गाह से जैसे रिलेट करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा कि तालीम गाह, तालीम की जगह। और ये होता क्या है, ये इसमें ज़र्फ़ होता है कि जहाँ पे कोई जगह हो वहाँ पे कोई काम किया जाए, तो स्कूल एक तालीम गाह होता है, तालीम देने की जगह होती है। तो इसमें ज़र्फ़ आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या होगा दोस्तों, 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज़र्फ़। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। बताना है दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। दर्ज झेल में आपको इसमें आला का सिलेक्शन करना है, चयन करना है। आपके ऑप्शंस ए में कफ़गीर, बी में सजावट, सी में खूबसूरत और डी में कुतुब खाना। तो दोस्तों आपको बताना है दर्ज झेल में इसमें आला कौन सा है। तो आपको बताना है कफ़गीर, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना में से आपको चयन करना है। आप चयन कीजिए। तो दोस्तों एक लफ्ज़ बताता चलो, एक आता है मुंतखब करना। क्या दोस्तों, मुंतखब करना, ये आपका उर्दू में हो जाएगा। इसको आपका हिंदी में कहते हैं चयन करना। क्या दोस्तों, चयन करना, चयन कहते हैं किसी चीज़ का। सिलेक्शन इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में SELECTION। तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंग्लिश में, उर्दू में मुंतखब और फिर हिंदी में चयन करना। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके सिलेबस से है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करके जा सकते हैं। तो दर्ज झेल में इसमें आला कौन सा है, वो आपका है कफ़गीर। क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा कफ़गीर। ये कफ़गीर आपका है, इसमें आला है। इसमें आला कहते किसे हैं, जिससे किसी काम को अंजाम दिया जाए। तो जिसको हम कह सकते हैं जिस तरह आपका क्रिकेट खेलने का जो बैट होता है, बैट का जो पकड़ने वाला हथेली होता है उसे हम कहते हैं कफ़गीर। या कोई और जिसको हम दस्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ में देखें तो दस्ता, यानी जो हाथ से पकड़ा जाए उसे दस्ता हम कहते हैं। तो कफ़गीर को हम दस्ता के माने में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे कोई काम किया जाता है। तो इसमें आला आपका कफ़गीर हो जाएगा। कुतुब खाना ये क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया कुतुब खाना ये क्या है, आपको बताना है कुतुब खाना क्या है। तो जो बच्चे इसे बाद में देख रहे हैं ज़रूर वो कमेंट करके बताएं कि कुतुब खाना लफ्ज़, ऑप्शन भी दे रहा हूँ, या तो ये आपका इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, या फिर इसमें मुसग़्ग़र है। ये तीन मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग़्ग़र। इसी में से आपको तीन है सिलेक्ट करना है कि कौन सा एक सही है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग़्ग़र। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें आला, इसमें आपका कफ़गीर है। 29 नंबर देखते हैं, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है। एक जुमला है ज़हीन तालिब इल्म और उसमें से एक लफ्ज़ है ज़हीन। तो ज़हीन क्या है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस ए में इसमें आला, बी में सिफ़त और डी में इसमें ज़र्फ़ और सी में इसमें ज़र्फ़, डी में फ़ेल। आपके ऑप्शंस फिर सुन लीजिए, इसमें आला, बी में सिफ़त और सी में इसमें ज़र्फ़, डी में फ़ेल। तो आपको बताना है, सिर्फ आपको बताना कि ज़हीन लफ्ज़ जो है इसके माने क्या हैं, आपको यही बताना है। तो सुनिए इसका आंसर, क्योंकि ज़हीन
जो एक तरह का है, ये इंसान के अंदर एक तरह की खसूसियत हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक फीचर कह सकते हैं या विशेषता हम कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? स्पेसिफिक फीचर या विशेषता। तो ये आपका हो जाएगा ज़हीन, ये आपका सिफत हो जाएगा। ये आपका जो लफ्ज़ है ये आपका सिफत हो जाएगा। इसमें आला नहीं, इसमें आला के हवाले से अभी हम पीछे देखे हैं कि जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए। इसमें ज़र्फ़ ऐसी जगह को जहाँ पे कोई काम किया जाए, जिस तरह होता है मस्जिद और मदरसा, कॉलेज, घर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसमें ज़र्फ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी रहता है, कुछ करता है। इसमें आला आपका क्या हो जाएगा? इसमें आला जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए, जैसे कभी कफ़गीर देखें, दस्ता देखें, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आला में आ जाएंगी। फ़ेल कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। तो यहाँ से फ़ेल से बहस नहीं बल्कि सिफत से बहस है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ज़हीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज़हीन बोलते हैं ना बुद्धिमान। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज़हीन को हम बोलते हैं बुद्धिमान। बोलते हैं इंसान बहुत ज़हीन है, यानी बहुत बुद्धिमान है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन, या फिर कह सकते हैं इंटेलिजेंट का, या वाइज के लिए हम इसको याद कर सकते हैं। वाइज, ठीक है। वाइज माने या वाइज मैन लगा लीजिए यहाँ पे, वाइज मैन बुद्धि वाला इंसान, वाइज मैन भी आप जहन नशीन कर लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और ब्रिलियंट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो वो जो आपका ज़हीन या बुद्धिमान के माने में होगा, वहाँ उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 30 नंबर देखते हैं। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है क्या है? खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है। तो लफ्ज़ पढ़ता जो है इससे बहस है। जुमले को छोड़िए, अब लफ्ज़ पढ़ता है जो है इससे बहस है। आपको बताना ये क्या है। ग्रामर उर्दू कवायद के हिसाब से आप इसे क्या मानेंगे, ये आपको बताना है मज़कूरा ऑप्शंस में से। आपके ऑप्शंस ए में फ़ेल, बी में फ़ाइल और सी में मफ़ऊल, डी में इसमें। तो 30 नंबर का अगर आपको पता है तो बताइए। अब वैसे भी मैं अभी फ़ेल की तारीफ़ ऊपर कर दूँ जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी तारीफ़ें हैं जिसे आप याद कर लीजिए। अगर तारीफ़ें आप याद कर रहे हैं तो उसके हवाले से कहीं भी कोई सा भी लफ्ज़ आएगा तो उसे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। फ़ेल जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। जितना जहन में आपके है तो पढ़ता है, तो क्या हो रहा है? ये एक तरह का काम हो रहा है ना। खालिद उर्दू पढ़ता है तो उर्दू पढ़ने का काम पाया जा रहा है ना, या उर्दू पढ़ने का काम हो रहा है ना। तो तारीफ़ में एज इट इज़ फिट हो जा रहा है। तो आपका 30 का ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पढ़ता है ये आपका फ़ेल है। तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 31। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके उर्दू अनुवादक के हवाले से बहुत ही ख़ास हैं। इन्हें आप शुरू से आखिर तक देखिए। आप सिर्फ क्वेश्चंस को मत देखिए, इसलिए कि बीच में जो तफसीलें बताई जाती हैं वो आपके लिए आपके क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं। तो 31 देखते हैं। नसीब की ज़िद क्या होगी? एक लफ्ज़ है नसीब की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस ए में ज़ाहिर, बी में बातिन, सी में फ़राज़ और डी में वसीअ। आपको बताना है कि लफ्ज़ नसीब की ज़िद क्या होगी। आपके ऑप्शंस ए में ज़ाहिर, बी में बातिन, सी में फ़राज़, डी में वसीअ। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई लफ्ज़ आ रहा है और उसका मुतरादिफ पूछा जाए या फिर उसका मुतज़ाद पूछा जाए तो उसे आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उसे आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। ऑटोमेटिक जैसे ही आप उसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे वो उसका मुतरादिफ या मुतज़ाद आपके जहन में आ जाएगा। तो बोला जाता है नसीब व फ़राज़। क्या दोस्तों? नसीब व फ़राज़ ये बोला जाता है, ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं जिसको उतार चढ़ाव के माने में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों एक साथ बोला जाता है। तो ये नसीब व फ़राज़ ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, विलोम हैं, जिसको अपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ इसको कि इसको अपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं हिंदी में आपका विलोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? विलोम बोलते हैं। तो ये आपका हिंदी के हवाले से हो गया।
इसको विलोम बोलते हैं। अब यहीं से हम समझ ले रहे हैं कि जिस तरह कि यहाँ पे आपका पूछा गया, ज़िद पूछ लिया गया, विलोम पूछ लिया गया, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता, हो सकता है कि अभी आगे क्वेश्चंस में हो कि मुतरादिफ होता है। क्या दोस्तों? मुतरादिफ एज इट इज़ कह सकते हैं या सिनोनिम्स हम कह सकते हैं इसको। तो मुतरादिफ को इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ को। और इसको आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। क्या दोस्तों? पर्यायवाची का मतलब मुतरादिफ या फिर आपका सिनोनिम्स। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। ये आपके ऑफिशियल कीवर्ड्स कह सकते हैं या फिर कवायद के बहुत ही अहम अल्फाज हैं जिनसे आपको सवाल देखने को मिल सकता है, या फिर आपको सवाल जो पूछने का जो अल्फाज होंगे उनमें आपको ये देखने को मिल सकता है। तो अगर इसे समझे रहेंगे तो आप एक दूसरे ज़बान में इसे तब्दील करके आप आसानी से सवाल का जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो नसीब की ज़िद क्या होगी? आपका फराज। तो 31 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का देखते हैं। ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? एक लफ्ज़ है, ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शन ए में इज़्ज़त, और बी में वफ़ा, सी में अज़मत, डी में हया। तो ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? इसमें भी आप अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ज़िल्लत व इज़्ज़त इस तरह बोला जाता है, ज़िल्लत व इज़्ज़त, तो ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, विलोम हैं। तो 32 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये बिल्कुल एक दूसरे के राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहते हैं जिस तरह किसी का अपमान करना, ज़िल्लत को क्या कहते हैं? अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। अपमान करना यानी किसी को जलील नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये आपका हो जाएगा ज़िल्लत का अपमान। और इज़्ज़त करना आदर्श। क्या होगा दोस्तों? आदर्श। आदर्श करना, किसी को इज़्ज़त देना। और ज़िल्लत को इंग्लिश में बोल देंगे इंसल्ट, INSULT। आपका इंसल्ट हो जाएगा। ज़िल्लत को इंसल्ट बोलते हैं, और इज़्ज़त को रिस्पेक्ट, RESPECT। तो ये आपके उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स हो गए जो आपको याद रखने हैं ताकि इम्तिहान में आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी? तो इज़्ज़त। 32 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 33 में पूछा जा रहा है, वो एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबिक़ा क्या है? वो एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबिक़ा क्या है? आपको साबिक़ा बताना है। तो साबिक़ा और लाहिक़ा को अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। प्रीवियस वीडियोस मींस उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ वाइज आप देख लीजिए। अभी आपके 7 पार्ट्स हुए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, तो आपको वहाँ से बहुत मदद मिलेगी। और फिर मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ कि साबिक़ा उसे कहते हैं कि जो लफ्ज़ के पहले किसी लफ्ज़ को ज़्यादा कर दिया जाए। ठीक है? लफ्ज़ से पहले किसी लफ्ज़ को ज़्यादा कर देने से उस माने में तब्दीली पैदा हो जाती है। देखते हैं, एक है खुशहाल। इस जुमले में साबिक़ा क्या है? तो ये हाल के माने क्या होता है? हाल के माने क्या होता है? वर्तमान होता है ना। हाल के माने वर्तमान, हाल के माने आपका वर्तमान होता है। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ हम यहाँ पे खुश लगा दें, अगर यहाँ पे अगर खुश का इजाफ़ा कर देंगे तो इसके माने में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाएगी, और वो चेंजिंग क्या है? वो माने में तब्दीली पैदा कर देता है। तो खुशहाल में आपका जो लफ्ज़ खुश है ये आपका साबिक़ा है। क्या है दोस्तों? 33 में आपका जो खुशहाल में क्या है वो आपका साबिक़ा हो जाएगा। पहले पूछा जा रहा है तो हाल से पहले लफ्ज़ खुश जो है ये आपका साबिक़ा हो जाएगा। तो 33 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर लाहिक़ा पूछता तो आपका बाद में जो लफ्ज़ ज़ायद करने से माने में तब्दीली होती है वो हो जाता है।
34 नंबर देखते हैं, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है। आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस ए में मतलब निकालना, बी में फ़ायदा पहुंचाना, सी में लड़ने को तैयार होना, डी रंजीदा होना। आस्तीन चढ़ाना का मतलब पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप अपने कॉपी में इसे टिक कर लीजिए और फिर इसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। आस्तीन चढ़ाने का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना। क्या दोस्तों, लड़ने को तैयार होना। आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना। होता है कि जब इंसान इमोशनल होता है तो कहता है आओ देख लेते हैं, अपने आस्तीन को चढ़ाते हुए बोलता है आओ देख लेते हैं। तो ये आपका एक तरह का इंसान जब लड़ने के लिए तैयार होता है, इमोशनल होता है, तो इस तरह की हरकत वो करता है। तो 34 का ये आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, नाक में दम करना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है। नाक में दम करना का मतलब आपको बताना है। ए में परेशान करना, बी में बेपरवाह होना, सी में नाक में दवा डालना, डी गुरूर करना। 35 नंबर में आपको बताना है कि नाक में दम करना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नाक में दम करना ये एक तरह का मुहावरा है, बोला जाता है, जिसके माने कि परेशान करना होता है। नहीं, वो इंसान मेरे पास आके मुझे मेरे नाक में दम कर दिया है, यानी वो मुझे हमेशा टॉर्चर करता है, परेशान करता है किसी इशू को लेके, किसी मैटर को लेके। तो नाक में दम करने का मतलब हुआ परेशान करना। क्या दोस्तों, नाक में दम करना, किसी को परेशान करना। तो 35 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है। किस कहावत का मतलब होता है, यानी इस कहावत का मतलब क्या है, या कह सकते हैं कि किस कहावत का ये मतलब है। अगर एक कहावत है उसका ये एक तरह का तर्जमा है, कह सकते हैं ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, ये एक कहावत का ये तर्जमा निकाला गया है, मतलब निकाला गया, मीन एक्सट्रैक्टेड किया गया, निकाला गया। वो क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस ए में ऊँट के मुंह में ज़ीरा, बी आम के आम गुठलियों के दाम, सी आधा तीतर आधा बीटर, और डी ऊंची दुकान फैली पकवान। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना ये किस कहावत का मतलब है। तो इसका 36 का ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या है दोस्तों, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यानी जितना चाहिए ज़रूरत से कम मिल पाना। बोलते हैं कि ये तो थोड़ा सा अगर खाना किसी इंसान को जिसका डोज ज़्यादा हो उसे थोड़ा खाना दिया जाए तो कहता है कि इससे क्या होगा, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा हुआ। गोया कि एक तरह का बताया जाता है कि उसकी खुराक ज़्यादा है लेकिन उसे खुराक भर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहा है। तो ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम होने, ये आपका ऊँट के मुँह में ज़ीरा का मतलब है। दोस्तों एक वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट, EXTRACT। एक्सट्रैक्ट कहते हैं अखज़ करना। क्या दोस्तों, अखज़ करना, अखज़ करना, एक्सट्रैक्ट अखज़ करना। अखज़ करना का मतलब, मान लीजिए कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको दे दिया जाए कि एक पैसेज दिया जाएगा और इंग्लिश में लिखा जाएगा प्लीज़ एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, कि इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद इसका जो मफ़हूमी माना है वो आप अखज़ कीजिए। तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, तो आप उसे नोट कर लीजिए। अखज़ करना एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट अखज़ करना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 37, ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ है ज़ोहराना, तो ये किस के लिए इस्तेमाल होता है या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शंस ए में खाना पकाने वाला, बी में सुबह का नाश्ता, डी में दोपहर का खाना, सी में दोपहर का खाना, डी में रात का खाना। आपको बताना है ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। ए में खाना पकाने वाला, बी में सुबह का नाश्ता, सी में दोपहर का खाना, डी में रात का खाना। तो दोस्तों ज़ोहराना का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए दोस्तों, ये दोपहर के खाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ज़ोहराना दोपहर का जो खाना होता है इसे हम कह सकते हैं लंच। क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, लंच, LUNCH। हो सकता है कि दे दिया जाए कि ज़ोहराना का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा
लंच। और इसको चूँकि ये ज़ोहर के वक्त से ताल्लुक़ रखता है, ज़ोहर को आप समझ सकते हैं इस तरह, ज़ोहर की नमाज़ आपकी कब होती है? दोपहर में, ज़वाल के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो ये दोपहर का जो वक्त होता है उससे आप रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका माना निकल आएगा। और ज़ोहर के वक्त को बोलते हैं नून टाइम। क्या दोस्तों? नून टाइम। नून टाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं ज़ोहर का वक्त। आफ्टरनून जो होता है, ये ज़ोहर के बाद जो ज़ोहर का वक्त जो ढलता है उसको हम बोलते हैं आफ्टरनून। लेकिन अगर पूछा जाए ज़ोहर का टाइम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज़ोहर का टाइम को, ज़ोहर के वक्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज़ोहर का वक्त। ज़ोहर का वक्त अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ आपको नून टाइम वहाँ लिखना पड़ेगा। नून टाइम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज़ ज़ोहर का वक्त पूछा जा रहा है आपसे तो वो नून टाइम होता है। तो 37 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोपहर का खाना। 38 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन सा है? दर्ज झेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन सा है? तो दोस्तों इसमें मुसग़्ग़र के हवाले से भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ आप पीछे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, पता चलेगा। बहरहाल यहाँ बता दे रहा हूँ, इसमें मुसग़्ग़र बेमाना छोटा नाम कह लीजिए। इसमें मुसग़्ग़र का अगर हम इसे एज इट इज़ तर्जमा करेंगे तो छोटा नाम या छोटी चीज़ कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन ए में बाज़ार, बी में पहाड़ी, बी में पहाड़ी, सी में पहाड़, डी में बाग। तो दोस्तों इसमें मुसग़्ग़र मज़कूरा में से आपका पहाड़ी जो है ये आपका इसमें मुसग़्ग़र है। क्या है? इसमें मुसग़्ग़र। चूँकि इसका एक लिमिटेशन होता है, कुछ दायरा होता है पहाड़ी, जहाँ पे मान लीजिए जो लोग पहाड़ में रहता हो उसे बोलते हैं ना पहाड़ी है, ये पहाड़ में रहने वाला, तो वो किसी न किसी जगह रहते होंगे। और पहाड़ का जो इतलाक़ होता है, पहाड़ के शुरू होने से लेके पहाड़ के एंड तक का पूरा एरिया पहाड़ कहलाता है, इसी वजह से इसमें मुसग़्ग़र नहीं होगा। और पहाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? माउंटेन। MOUNTAIN। तो ये माउंटेन आपका हो जाएगा इंग्लिश में। और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ज़्यादा इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। माउंटेन दिमाग में रखिए, और इसको उर्दू में पहाड़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 40। तो आपका 38 का हो जाएगा बी, यानी ये पहाड़ी, इसका बिल्कुल ऐड हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में इसमें मार्फा कौन है? दर्ज झेल में इसमें मार्फा कौन है? इसमें मार्फा कह सकते हैं स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन या विशेष संज्ञा। स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक या फिर प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक नाउन, या फिर इसमें मार्फा को और बोलते हैं जो कि ग्रामेटिकल वर्ड है, और वही आप याद रखिए, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन बोलते हैं इसमें मार्फा को। तो ये आप याद रखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें मार्फा कौन सा है? आपके ऑप्शंस ए में हिमालय, बी में नदी, सी में पहाड़, डी में आदमी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, नदी, आदमी, पहाड़, तो इसमें बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे पहाड़, आदमी, बहुत सारे जिनसे मुज़क्कर, मुअन्नस, मुख़न्नस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन हिमालय जो है ये पहाड़ है, लेकिन हिमालय बोल देने से कोई दूसरे पहाड़ इसमें शामिल नहीं होंगे। ये स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन है। तो आपका 39 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हिमालय जो है इसमें मार्फा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 40 का आंसर देखते हैं। नूर की ज़िद क्या होगी? पूछा जा रहा है लफ्ज़ नूर की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस ए में जुल्मत, बी रोशनी, और सी में खलवत, डी में अंधेरा। तो आपको नूर का विलोम बताना है कि नूर का विलोम शब्द क्या होगा उर्दू में? जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर मुतरादिफ या मुतज़ाद आपसे पूछा जाए तो उसे आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए, ऑटोमेटिक उसका निकल आ जाएगा। जिसे बोलते हैं नूर व जुल्मत। क्या बोलते हैं? नूर व जुल्मत, रोशनी व तारीकी। क्या बोलते हैं? नूर व जुल्मत। तो ये जो इसका है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये दो के दोनों आपके उर्दू के लफ्ज़ नहीं हैं, बल्कि ये अरबी से माखूज़ हैं। जैसा कि मैं बोला हूँ ना,
कि एक्सट्रैक्ट, दिस वर्ड हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम द अरबिक वर्ड, इट्स वर्जिनिटी बिलोंग्स टू अरबिक, कि मतलब इसकी हकीकत जो है या ये जो अरबी लफ्ज़ से लिया गया है। तो इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन होता है नूर ज़ुल्मत रोशनी व तारीकी, नूर ज़ुल्मत रोशनी व तारीकी, रोशनी व तारीकी, इसको हम बोलते हैं उर्दू में। और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो सकता है कि जब नूर के माने रोशनी के है तो अंधेरा भी तो तारीकी के माने में होता है, अंधेरा तारीकी के माने में होता है, रोशनी और अंधेरा तो ये दूसरे एक दूसरे के मुतज़ाद हो जाएंगे। तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि ये दोनों आपके उर्दू के नहीं बल्कि अरबी के हैं। अगर अरबी का आपसे पूछा जाए तो अरबी का मुतज़ाद आपको बताना है, और अगर पूछ लेता रोशनी तो तारीकी देता है यहाँ पे, या फिर आपका अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन नूर चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो इसका मुतज़ाद भी आपको अरबी ही में बताना था। तो ये आपका हो जाएगा 40 का ए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 का ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 40 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, लागर की ज़िद क्या होगी, लागर की ज़िद क्या होगी। आपके ऑप्शंस ए में है गरबा, बी में है नरगा, सी में है फरबा, डी में है ज़ुमरा। आपको बताना लागर की ज़िद क्या होगी, गरबा, नरगा, फरबा, ज़ुमरा। तो अवलन तो आपको लागर के माना पता होना चाहिए। लागर के माना कहते हैं कमज़ोर। क्या दोस्तों, लागर के माने क्या हैं, कमज़ोर के, और इसको इंग्लिश में आपको बोलते हैं वीक, WEAK। वीक के माने होते हैं आपका कमज़ोर। कभी कभी आपको इंग्लिश के हवाले से पूछा जा सकता है कि वीक दो तरह से दिया जाएगा, WEAK, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और आपका जो तलफ़ुज़ है एक है, लेकिन दोनों के मानी में फ़र्क है। मानी आपको बताना है। अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों वीक में से किसका माना हफ्ता के है, किसका माना हफ्ता के है, तो आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस इसमें है। एक में डबल ई है और एक में सिंगल ई के बाद ए है। तो ये WEEK इसके माने आपका हफ्ता के है। क्या दोस्तों, हफ्ता, इसके हफ्ता है, इसे आप याद रखिए। और हफ्ता को क्या बोलते हैं हिंदी में, सप्ताह। क्या बोलते हैं दोस्तों, सप्ताह। इसे भी आप याद रखिए, इसको सप्ताह बोलते हैं, उर्दू में हफ्ता बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसको वीक बोलते हैं, WEEK। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप जहन नशीन कर लीजिए। तो देखते हैं लागर के माने क्या है, कमज़ोर के, और फरबा के माने कह सकते हैं कि हेल्दी मतलब एकदम स्वस्थ, हेल्दी, इसको हम कह सकते हैं फरबा हेल्दी, HEALTHY। तो ये हेल्दी जो है ये आपका हो जाएगा अंग्रेज़ी में। और इसको फिर अगर हिंदी में देखते हैं तो स्वस्थ, क्या हो जाएगा, ये स्वस्थ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं, आप ज़हन नशीन कर लीजिए। लागर की ज़िद क्या होगी, फरबा। तो 41 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 का, कलमा की कितनी किस्में हैं। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और चूँकि उर्दू क़वायद की बुनियाद इसी पे है तो ये तो आपसे छूटने का बहुत कम चांस है। तो इसी वजह से इसको भी शामिल कर लिया गया है। कलमा की कितनी किस्में हैं, आपके ऑप्शन 2, 3 और सी में 4, डी में 5। तो 42 को आई थिंक एवरीवन हैज़ द नॉलेज अबाउट इट, हर किसी को इसके बारे में पता होगा कि कलमा की 3 किस्में हैं, जिस पे जुमले की पूरी बुनियाद होती है। द ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन इट, कि इसी में पूरे जुमले की बुनियाद होती है, चाहे कि वो आपका हिंदी का हो, उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, इसे इस्तेमाल किया ही जाता है। आपका इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, इसम हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा, और ये हर्फ, ये आपके हो जाएंगे कलमा के अक़साम से। इसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए। इसम, फ़ेल, हर्फ ये कलमा की किस्में हैं। या तो जो जुमला जो भी बनते हैं उसमें इसम, फ़ेल, हर्फ तीनों का दखल होता है, उसके बगैर आपका जुमला ताम नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 42 का आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 का देखते हैं, दर्ज झेल में से माज़ी बाइद की निशानदेही कीजिए।
दर्ज झेल में से माजी बईद का सिलेक्शन आपको करना है कि माजी बईद जुमला कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में वो गया, बी में वो जा चुका है, सी में वो गया था और डी में वो जा रहा था। आपको बताना है कि माजी बईद कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो गया था। 43 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों उर्दू में माजी को हम दो हिस्सा में बांट देते हैं। किसमें किसमें? माजी को हम दो हिस्सा में बांट देते हैं। पहला करीब, दूसरा बईद। माजी करीब और माजी बईद के नाम से हम जानते हैं। पहले आप माजी करीब की मिसाल सुन लीजिए कि वो काम जो गुज़रा हो लेकिन बहुत दिन उसको गुज़रे हुए ना हुआ हो, उसे हम बोलते हैं माजी करीब। और वो एक माजी वो कि काम गुज़र चुका हो और उसको गुज़रे हुए काफ़ी दिन हो गया हो या काफ़ी साल हो गए हो, उसे हम माजी बईद में शुमार करते हैं। ये दोनों की तारीफ़ें हो गई। अब हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा। माजी बईद पूछा जा रहा है और माजी बईद को हम किस तरह डिफ़ाइन किए हैं अभी है उसकी तारीफ़ की है कि वो काम जो काफ़ी अरसा पहले गुज़र चुका हो। तो वो गया, तो ये आपका होगा नहीं, ये माजी करीब में आपका हो जाएगा, तो ये आपका माजी करीब हो जाएगा। वो जा चुका है, वो जा चुका है, ये आपका हाल इंग्लिश के हवाले से देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है उसमें चला जाएगा। और वो माजी बईद आपको कह सकते हैं कि ये आपका पास्ट में जाता है, ये पास्ट परफेक्ट में ये घुस जाता है जाके। तो ये आपका सी जो है वो गया था, ठीक है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा कि माजी बईद। तो 43 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वो गया था। ये आपका माजी बईद है, वो गया माजी करीब है। तो वो गया माजी करीब, वो गया था माजी बईद। तो आपसे माजी बईद पूछा जा रहा है तो 43 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 देखते हैं। ईमान की ज़िद क्या होगी? ईमान की ज़िद क्या होगी? आपको बताना है कि लफ्ज़ ईमान की ज़िद या ईमान का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में काफिर, बी में कुफ्र, सी में कुफ़ार और डी में कफ़ारा। तो ईमान की ज़िद क्या होगी? अव्वलन हम काफिर तो निकाल देंगे क्योंकि काफिर कहते हैं कुफ्र करने वाले को। और अगर ये इसके मुकाबिल में आपका क्या आता है? मोमिन। इसके मुकाबिल में क्या आता है? मोमिन। तो काफिर का ज़िद आपका मोमिन होगा। कुफ़ार ये आपका जमा हो जाएगा, तो इसको हम मोमिनों कह सकते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये कुफ़ार ये आपके मोमिनों के बमुकाबिल हो जाएगा। कफ़ारा ये एक तरह का आपका होता है जिसको हम कहते हैं पेनाल्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? कफ़ारा को हम पेनाल्टी बोलते हैं, PENALTY। ये पेनाल्टी आपका हो जाएगा कफ़ारा। जिस तरह की बिला उज़्र आप रोज़ा अगर छोड़ते हैं तो आपको कफ़ारा आप पे लाजिम हो जाता है, तो एक तरह का आप पे पेनाल्टी होता है। वो ये पेनाल्टी पे माना हम सज़ा कह सकते हैं उसे, तो ये पेनाल्टी के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ईमान की ज़िद क्या है? कुफ्र है। जो जिस इंसान के पास ईमान होता है वो मोमिन कहलाता है, जिसके पास ईमान नहीं कुफ्र होता है उसे काफिर कहते हैं। तो ईमान कुफ्र ईमान बोला जाता है। तो ये आपका 44 का ये बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ईमान की ज़िद आपका कुफ्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। नज़्म की ज़िद क्या होगी? नज़्म की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस ए में नाज़िम, बी में शायरी और सी में नस्र और डी में मंजूम। तो दोस्तों एक होता है नज़्म और एक होता है नस्र। नज़्म नस्र। तो इंसान अपनी माफ़ी ज़मीर को या अपनी बात जो रखता है दो तरीके से रखता है, या तो या नज़मी तरीके में या फिर नसरी तरीके में। नज़मी तरीके में अगर कहता है तो नज़्म के माने क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। नज़्म के माने क्या होते हैं? लड़ी में मोती पिरोना। क्या दोस्तों? लड़ी में मोती पिरोने के माना होता है नज़्म को कहते हैं। तो ये कि अच्छे पैराहे में ढाल के
अच्छे मतलब अल्फाज में या कह सकते हैं एक अच्छे जुमले में हम शेर व शायरी के अंदाज़ में अपनी बात को जो पेश करते हैं उसमें हम उसको हम नज़मी तरीका कहते हैं, नज़मी मुज़ाहरा भी कहते हैं। और नसरी तरीका होता है कि हम अपनी बातों को तफसील से बयान करते हैं। तो यहाँ पे नज़्म की ज़िद क्या होगी, तो चूँकि नज़्म और नसर ये एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं और ये एक साथ बोले जाते हैं एक दूसरे के ज़िद में, अगेंस्ट में, तो नज़्म की ज़िद आपका नसर हो जाएगा। तो ये 45 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाज़िम किसे कहते हैं, जो आपका मैनेजर होता है स्कूल का या कॉलेज का आपका, उसे बोलते हैं नाज़िम, मैनेजर, MANAGER, मैनेजर के माने में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। लफ्ज़ शौक़ का मुतरादिफ, जैसे मैं बताया था कि मुतरादिफ को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं हम मुतरादिफ को। तो यहाँ पे पर्यायवाची पूछ रहा है जिसको आपका इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ। तो आपको अब बताना है कि लफ्ज़ शौक़ का पर्यायवाची या मुतरादिफ क्या होगा। 46 में ऑप्शंस आपके हैं, ए में ज़ौक़, बी में लतीफ़, सी में खौफ, डी में शाइक़। तो इसे भी आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो बोलते हैं ज़ौक़ व शौक़ कह सकते हैं कि इंसान के अंदर एक शौक़ होता है, डिज़ायर, जिसके माने में होता है डिज़ायर, इच्छा, DESIRE, डिज़ायर। और भी बहुत सारे वर्ड्स इस माने में इस्तेमाल होते हैं और इसको ज़ौक़ व शौक़ इच्छा के माने में भी हिंदी में इसे यूज़ करते हैं, इच्छा। इसको हम हिंदी में इच्छा के माने में इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा इच्छा क्या कर रहा है, शौक़ तुम्हारा क्या है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो ज़ौक़ व शौक़ इस्तेमाल करते हैं। तो 46 में आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 47, 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में कहा जा रहा है मजाज की ज़िद क्या होगी। मजाज की ज़िद क्या होगी आपको बताना, यहाँ पे विलोम बताना है। मजाज किसे कहते हैं, आपके ऑप्शंस, ए में मिजाज और बी में मज़ाह, सी में हकीकत, डी में असलियत। तो दोस्तों ये भी आपके ऐसे ही है कि जैसे कि आप अपने लफ्ज़ में या अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं हकीकत व मजाज। तो हम मजाज किसे कहते हैं, मजाज वो होता है जो रियलिटी पे बेस नहीं होता है बल्कि एक इमेजिनेशन होता है। क्या होता है, इमेजिनेशन, IMAGINATION, ये आपका इमेजिनेशन होता है जिसको हम काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक। दोस्तों इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसे कहते हैं काल्पनिक, मजाज। तो इमेजिनेशन आपका इंग्लिश में, काल्पनिक और आपका हो जाएगा ये हिंदी में, और इसको उर्दू में मजाज कहते हैं। और इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हकीकत। क्या होगा दोस्तों, हकीकत। 47 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम रियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, REALITY। तो यह रियलिटी आपका हकीकत पे मबनी होता है। इस टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रियलिटी। तो यह हकीकत पे, टोटली वास्तविक पे ये आपका निर्भर होता है। और इस हकीकत को क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कोई फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी लिंक है उन तमाम ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि उर्दू अनुवादक की तैयारी इस चैनल पे बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि उर्दू के हवाले से, उर्दू अनुवादक के हवाले से सारा इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके। तो 47 का दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, कलमा किसको कहते हैं। कलमा किसको कहते हैं, आपके ऑप्शंस, ए में बेमाना लफ्ज़ को, और बी में
बामाना लफ्ज़ को, सी में मोहम्मद लफ्ज़ को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कलमा किसे कहते हैं पहले ये समझने की ज़रूरत है। कलमा ही को मौजू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कलमा ही को हम मौजू बोलते हैं। मौजू के हवाले से मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और इसको मैं तफसील से समझाया हूँ। अगर मौजू की डिफिनेशन आप समझ रहे हैं तो कलमा की भी वही डिफिनेशन है। तो पहले इसको हम आंसर इसका देख ले रहे हैं। बेमाना लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को, मोहम्मद लफ्ज़ को, इनमें से कोई नहीं। तो कलमा कहते हैं बामाना लफ्ज़ को। किसे दोस्तों? बामाना लफ्ज़ को। तो 48 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल, MEANING, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल सेंटेंस कह सकते हैं इसे हम, मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस ये आपका हो जाएगा इंग्लिश में कलमा या फिर मौजू की डिफिनेशन। मुहम्मल किसे कहते हैं? जो बेमाना लफ्ज़ हो, जिसको कहते हैं मीनिंगलेस। क्या कहते हैं दोस्तों? मीनिंगलेस सेंटेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं मुहम्मल। तो ये आपके उर्दू और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप याद रखिए ताकि आपको मदद मिले। लास्ट देखते हैं आज का, कलमा की किस्में को देख लिए। कलमा किसको कहते हैं? तो बामाना लफ्ज़ को हम कलमा कहते हैं। तो 49 नंबर देखते हैं, माजी करीब की मिसाल दीजिए। माजी करीब की मिसाल आपको देना है यहाँ पे कि माजी करीब क्या है। तो आपको ऊपर पूछा गया माजी बैद और यहाँ पे माजी करीब पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप में है, ए में वो खा चुका है, बी में उसने खाया, और सी वो खाएगा, और डी वो खाता है। तो दोस्तों किसी भी सवाल का जवाब देने का दो तरीका है। अव्वल तो ये कि आप अगर उसका आंसर जानते हैं तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यू कैन रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ द आंसर। तो आप उसके जवाब तक आसानी से पहुंच सकते हैं बगैर भटके हुए। लेकिन आपको उसका आंसर एज इट इज़ नहीं पता है तो आप पहले उसमें से जो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं कि जो आप उसमें निकाल सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह का पहले वो तरीका आप अपनाते हैं। तो देखते हैं पहले वो खाता है। तो आप ये खाता है ऐसे ही देखते कहेंगे आपका ये माजी से बिलोंग नहीं करता है बल्कि ये आपका प्रेजेंस है। वो खाएगा आपके समझ में आ गया, तो फ्यूचर है तो माजी से पूछ रहा है। तो आपका बचा क्या? वो खा चुका है और उसने खाया। कि आपके दो बच रहे हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो जैसा कि मैं बताया कि माजी करीब और माजी बाईद। माजी करीब उसे कहते हैं जो काम को गुजरे हुए भी ज़्यादा दिन ना हुए हों, उसे हम कहते हैं माजी करीब। और माजी बाईद जिस काम को हुए काफ़ी दिन गुजर गए हों। तो यहाँ पे उसने खाया, एज मतलब कहते हैं अर्लियर ही हैज़ एट, कुछ दिन पहले ही उसने खाया। तो ये आपका हो जाएगा उसने खाया। तो 49 का भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके आज 24 क्वेश्चंस हैं जो हम लेकर आए और हमने कोशिश किया कि अच्छा परफॉर्म करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपको एक काम दे रहा हूँ कि बाब, लफ्ज़ बाब की जमा, लफ्ज़ बाब की जमा क्या होगी ये आपको बताना है कमेंट करके। जो लोग भी बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लफ्ज़ बाब की जमा क्या होगी वो बताएं कमेंट करके, ताकि पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं कोशिश करूंगा इस पैटर्न को चेंज करने की, लेकिन मेरा ना वही रहेगा उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ वाइज। अब कोशिश करूंगा कि मैं फिर उर्दू के वर्ड्स जुमले लाऊंगा, उसकी इंग्लिश या फिर उसकी हिंदी के साथ साथ उसमें कुछ मुफरदात दाखिल करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा एक छोटा छोटा पैसेज भी लेकर आऊँ जिसको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट कर सकूं, ताकि आपको वहां आसानी हो। अगर आप सोच रहे हैं किस तरह की वीडियोस बनाए जाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।